गोबर और घास का ठंडा घर। क्या खाक ही खाना खा लो। अरे माथे का पसीना इतना टूट रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि सूखा हूँ या नहा रहा हूँ। ऐसी गर्मी में तो हम गरीबों पर कहर ही बरसता है। बाबा आप खाइए, मैं हवा कर देती हूँ। ला मुझे दे बहू, मैं कर दूंगी हवा। वैसे भी तू तो कश्मीर से आई है ना, जो तू इसे संभाल रही है। अभी तू ही थी जो आग पर खाना बना रही थी, पसीने में तेरा भी बुरा हाल है। ला मैं हवा कर दूंगी सभी को, तू बैठ जा। आपका शुक्रिया माँ जी। माँ देखो मेरी दाल में मच्छर गिर गया और बुआ की दाल में तो बहुत सारी है। ये भगवान चाहता ही नहीं है कि हम गरीबों को खाना भी सुकून से मिल जाए। खाने में भी मच्छर आ गए। अरे देख क्या रही हो, करोड़पति नहीं है हम। मच्छरों को निकालो और जो भी है खा लो। पूर्वी तुमने सुना क्या? पता नहीं अब क्या होगा। क्या बात है पूर्वी? हाँ भाभी बोलो, तुम ठीक तो हो? नहीं, इस गर्मी में कोई भी ठीक नहीं है। ऐसी गर्मी में ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि कोई ठीक है या नहीं। सभी परेशान है। मैं आ गया। अरे गर्मी ने तो बाबा का दिमाग ही गर्म कर डाला। वैसे बाबा आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आपकी गर्मी का इलाज ले आया है, ये कूलर। अरे मेरा बच्चा तू झुक जी, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। जल्दी से कूलर को चला। बाबा कूलर चलाओ, हम ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, कूलर चलाओ। सभी कूलर आने की खुशी में पूर्वी के बारे में भूल गए। पूर्वी ने खाना भी नहीं खाया। और पता है ये कूलर लोहे के और प्लास्टिक के कूलर की तरह तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन हाँ ये गर्मी से राहत जरूर दे देगा। मैं चलाता हूँ। विवेक ने कूलर चलाया। सभी हवा खाने को उसके पास ही खड़े हुए थे। जैसा भी है तो कूलर ही ना, हमें ठंडक तो दे ही रहा है। अरे पूर्वी तुम वहाँ क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, आज तो सुबह से ही बुआ के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। ऐसे बोलते हैं क्या बुआ को? माफी मांगो। आरती ने ऐसे बोलकर राधा को डांट दिया, जिसके बाद राधा चुप हो गई। सभी ने कूलर के पास ही बिस्तर बिछाया और वो सोने को लेट गए। वैसे चाहिए कूलर लकड़ी का ही सही, लेकिन काम का तो है, क्यों है ना? हाँ बाबा, आखिर इन्होंने इतनी मेहनत से जो बनाया है। अरे पूर्वी कहाँ है? हाँ भाभी बोलो, क्या बात है? क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या है भाभी? परेशान ये बोलकर आपने मुझे परेशान कर दिया। चाहिए मुझसे बात नहीं कीजिए। पूर्वी ऐसे बोलकर करवट लेकर लेट गई, जिसके बाद सभी घर वाले भी कूलर की ठंडक में सो गए। आरती एक गरीब परिवार की बहू थी, जो लोग एक गांव में एक छोटी सी कुटिया में किराए पर रहते थे। आरती का पति जो घर का इकलौता सहारा था, साथ से ही कूलर पंखे बनाने का काम किया करता था। वो एक आदमी के लिए ये सब बनाया करता और उसको बेचकर जो कुछ मिलता था उसी से अपना घर चलाता था। वहां आरती अपने परिवार का ख्याल रखती थी। आरती के घर में उसकी सास, ससुर, नंद, पति और बेटी थी। वो लोग गरीबी में ही लेकिन मिलजुल कर रह रहे थे। लेकिन आज की रात आरती की नंद पूर्वी का बर्ताव कुछ अजीब था। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आधी रात को जब सभी गहरी नींद में सोए हुए थे, उस वक्त पूर्वी उठी। पूर्वी! राम तुम आ गए? अरे तुम ठीक तो हो ना? अपने वादे के मुताबिक मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने। चलो अब इस जगह को तुम्हें अलविदा बोलने का वक्त आ गया है। हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी राम, लेकिन पता नहीं क्यों दिल बेचैन हो रहा है। इस गांव के लोग बड़े ही छोटी सोच के हैं। पता नहीं हमारे जाने के बाद वो मेरे परिवार वालों को किस तरह से रखेंगे। अभी हमें ये सब नहीं सोचना है। मैं आऊंगा तुम्हें लेकर तुम्हारे माँ बाबा के पास, लेकिन अभी तुम चलो, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। राम ने पूर्वी का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने साथ ले गया। वहीं जब सुबह सवेरे ही आरती की आंख खुली तो ये गुलाबो आज इतनी सवेरे से क्यों आवाज लगा रही है? लगता है कि गर्मी उसको भी चैन नहीं लगने दे रही है। आ रही हूँ गुलाबो। अरे ये क्या है? ये तो पूर्वी की झुमकी है जो वो कभी नहीं उतारती थी। ये यहाँ कैसे? आरती को कुछ शक सा हुआ और वो जल्दी से अंदर गई। अंदर जाकर उसने देखा कि पूर्वी अपनी जगह नहीं थी और वहां एक चिट्ठी थी जो कि पूर्वी ने ही लिखी थी। ये देखते ही आरती के पांव तले जमीन खिसक गई और सुबह सुबह हल्ला मचा दिया। हे भगवान! विवेक जी, माँ जी, बाबा सभी उठिए, पूर्वी घर से भाग गई है। क्या हुआ? विवेक जी, पूर्वी ने हमें धोखा दे दिया, वो घर से भाग गई। ये देखिए, ये चिट्ठी मिली है मुझे इस जगह। ये नहीं हो सकता। मेरी बच्ची को तो अपने माँ बाप से बड़ा प्यार था। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती है जिससे कि हमारी समाज में बदनामी हो। इस चिट्ठी को पढ़ बहू, पढ़कर सुना कि इसमें लिखा क्या है। बेटा
माफ करना माँ जी, लेकिन ये मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ। आपका दिल इतना मजबूत नहीं है जो इस सदमे को झेल ले। पूरे घर में एकदम ही कोहराम मच गया और आवाजें सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। गरीब बाप के लिए इसकी इज्जत ही सबसे बड़ी अमीरी थी, लेकिन वो भी उसकी बेटी ने रुसवा कर डाली। दोपहर तक गांव में पूरी तरह से ये बात फैल गई कि अमरेंद्र की बेटी घर से भाग गई है और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे तुमने सुना, वो जो इतना सलीकेदार परिवार था ना शांति और अमरेंद्र जी का, जिनकी बेटी से लेकर बहू तक किसी को भी बिना दुपट्टे के कोई बाहर नहीं देख सकता था, उनकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। बताओ, बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। अरे भाई, ऐसी औलाद से तो ना होना ही अच्छा है। जो ऐसा धोखा कर दे उसको औलाद ही कहा जाएगा। अब गांव में ही ऐसा केस हुआ है, आज एक भागी है, कल को दूसरी भागेगी। इसीलिए इस परिवार को तो गांव से निकाल ही दिया जाए ना तो ही अच्छा है, नहीं तो इससे हमारी बेटियों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा पता भी है। अरे सही बात है, हमें रितेश को बताना चाहिए कि उसके किराएदार क्या ही गुल खिला रहे हैं। उसके बाद जब वो उन्हें घर से बेघर कर देगा तो कोई लड़की दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं करेगी। सारे गांव वालों ने फैसला किया कि अब वो अमरेंद्र के परिवार को गांव से निकलवा देंगे। वो इस खबर को लेकर अमरेंद्र के घर के मालिक रितेश के पास गई और रितेश फिर वहां आया। अरे घर में कोई है? बेटा घर वाले कहाँ हैं? माँ वो अंदर है। कोई है? जी हाँ रितेश जी आइए। मेरा उठना बैठना इज्जतदार घरानों में है, ऐसे बेइज्जत लोगों के यहाँ का तो मैं पानी भी नहीं पीता। क्यों आए हैं मालिक? मेरा घर खाली करो, अब तुम लोगों को मैं 1 मिनट यहाँ नहीं झेल सकता हूँ। जी, लेकिन एकदम हम इस घर को खाली करके कहाँ जाएंगे? मुझे क्या पता, जाकर चुल्लू पर पानी में डूब मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे किराएदार नहीं चाहिए मुझे। मकान मालिक, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ ना उससे हम खुश हैं, ना ही उसे सही बोल रहे। पूर्वी की गलती की सजा आप मेरे बूढ़े माँ बाबा को नहीं दीजिए। मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना है। आज पूर्वी भागी, कल को ये भागेगी। तुम्हारे तो पूरा वंश ही इस गांव के लिए जहरीला है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अबे ओ रितेश, अपनी हद में रह। तेरे इस घर में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम तेरे गुलाम हो गए हैं। और खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। ए निकल, तू भी निकल, तेरी बेटी भी जाएगी। 1 घंटे में अगर तुम लोग नहीं गए ना तो सोच लेना कि तुम्हारे इस सामान का मैं क्या करूंगा। रितेश ने विवेक को धमकी दी, जिसके बाद न चाहते हुए भी किसी ठिकाने के बगैर पूरा परिवार सुबह की चढ़ती धूप के साथ घर को छोड़कर निकल गया। आसमान में सूरज की गर्मी और जमीन की तपती हुई चादर, पूरा परिवार बेमकसद उस पर चल रहा था। ये दिन दिखाने से पहले भगवान तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? बाबा ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस गांव में कोई भी हम लोगों को रहने को जगह देगा। बेहतर तो यही है कि इन रुस्वा करने वाले लोगों से हटकर कहीं अपना एक छोटा सा तंबू लगा लिया जाए, नहीं तो ये लोग तो हमें अपने तानों से ही मार डालेंगे। सही कहा। एक जगह मैं जानती हूँ जहाँ घर कम है और उन तक तो शायद हमारे घर की खबर पहुंची भी नहीं होगी। चलिए वहाँ चलते हैं। आरती अपने परिवार को गांव की एक कम बसावट वाली जगह में ले गई जहां जमींदारों के खेत कटे हुए थे। वहीं पर एक खाली जमीन पर उन लोगों ने अपना तंबू लगा लिया। दोपहर की धूप चढ़ गई थी, ऐसे में पूरा परिवार तंबू में बैठ गया, लेकिन वहां गर्मी बेहिसाब थी। माँ ये बहुत गर्म है। मेरी बच्ची, तो इसको हाथ नहीं लगा, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। ऐसे समझ लो कि हम किसी भट्टी में बैठे हुए हैं। चल तू मेरी गोदी में आ जा। बस 2-4 दिन इसी तंबू में रह लो, उसके बाद जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम सभी को लेकर शहर में चला जाऊंगा, जहां हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। विवेक की बात को सुनकर सभी को कुछ हिम्मत सी मिली, लेकिन सभी का गर्मी से हाल बेहाल था। ऐसे ही गर्मी की चढ़ी हुई धूप में आरती ने तंबू के बाहर चूल्हा बनाया, जिसके बाद उसने उस चूल्हे पर सभी के लिए खाना बनाया। भगवान मुझे हिम्मत देना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज बस निकल जाऊंगी। आरती ने हिम्मत करके पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, जिसके बाद सभी ने उसको खाया। और आज बहू ने जैसी धूप में निकलकर खाना बनाया है ना, ये जानलेवा भी हो सकती है। बस बहू तो हमारी वजह से बीमार मत हो जाना। नहीं बाबा, आप सभी की सेवा मेरा कर्तव्य है। आप खाना खाइए और मेरी चिंता नहीं कीजिए, मैं ठीक हूँ। वैसे भी 1-2 दिन की तो बात है, उसके बाद तो हम सभी अपने नए घर में चले ही जाएंगे। आरती ने सभी को हिम्मत दी और ऐसे दिखाया कि जैसे उसे कोई परेशानी महसूस ही नहीं हुई। ऐसी रात हो गई और तंबू में किसी का भी सोना आसान नहीं था। नहीं, मैं नहीं सो सकती हूँ भगवान इस तरह से। माँ जी ऐसे हिम्मत नहीं हारिए, हम सभी तो गुजारा कर रहे हैं ना।
बहू, मेरी कमर जल गई, जमीन सारा दिन तपी है, अब इसमें सोना आसान नहीं है। माँ मच्छर काट रहे हैं बहुत जोरों से। माँ मुझसे नहीं सोया जा रहा है। बस कुछ दिनों की बात है, मैं भी मजबूर हूँ माँ, नहीं तो आप लोगों को कभी भी मैं ऐसे मजबूरी में नहीं रहने देता। बाबा इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सब तो बुआ की वजह से हुआ। अगर बुआ घर से नहीं भागती तो हम लोगों के पास अभी हमारा घर होता। ऐसी अब छोटी बच्ची भी पूर्वी को दोष दे रही थी। कुछ देर तक सभी ऐसे ही परेशान हुए, लेकिन जब जमीन रात को ठंडक से कुछ ठंडी हुई तो सभी को नींद आ गई। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सभी जाग गए और गर्मी से बेचैन होने लगे। ऐसी 2 दिन तक का सिलसिला चला और आज के दिन आरती की तबीयत कुछ सही नहीं थी। वो सुबह सुबह सभी का नाश्ता बना रही थी कि तभी उसे कुछ दिखाई दिया। अरे गुलाबो, तू? अरे मेरी गुलाबो आ गई, घर की चिंता में तो तेरे बारे में भूल ही गई थी। अरे ये क्या, हम तो तुझे छोड़ आए थे इसलिए कि पता नहीं हम खुद ही कहाँ जाएंगे, और तुझे बेचने की हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर, लेकिन गुलाबो तू खुद ही हमारे पास आ गई। खबरदार, जो मेरी गुलाबो को अब कहीं छोड़ने का सोचा भी तो ये यहीं रहेगी हमारे साथ, हमारे पास। शांति ऐसे बोलकर अपनी गाय गुलाबो से लिपट गई और गुलाबो घर के बाहर ही बैठ गई। सभी घर वालों ने नाश्ता किया और नाश्ता करते करते ही आरती को चक्कर आ गया और वो चक्कर खाकर गिर गई। विवेक ने जैसे ही उसको उठाया तो उसने देखा कि आरती को तेज बुखार था। ये क्या माँ, आरती को तो तेज बुखार हो रहा है। होगा ही ऐसे, गर्मी में खाना बनाना आसान है क्या? आरती होश में आ जाओ, आरती। हाँ, क्या हुआ था? माँ आपको क्या हो गया था? मैं पता भी है कितना डर गई थी। राधा अपनी माँ से लिपट गई, जिसके बाद आरती को भी सब समझ आ गया। और आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे तो ऐसे ही चक्कर आ गया था। कब तक खुद के ऊपर ही तुम सभी जुल्मों को झेलती रहोगी? ये चिंता करने की ही बात थी जो आज हुआ। और हाँ, अब हम और इस भट्टी जैसे घर में नहीं रहेंगे, तुम्हें समझ आ रहा है ना? चलो माँ, हम आज ही जंगल के रास्ते से शहर जा रहे हैं। लेकिन शहर में क्या सब फ्री मिल जाता है? ये पैसे की दुनिया है और हमारी जेब खाली है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। जब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे ये जगह हमारे पीछे नहीं छोड़ेगी। तुम समझ तो रही हो ना आरती? अब चलो। विवेक का पूरा परिवार भगवान के भरोसे गांव से शहर की तरफ को निकल गया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। अपनी गोद में अपनी 5 साल की बच्ची को भरे हुए विवेक भी हिम्मत के साथ ही आगे बढ़ रहा था। अभी वो सब चल ही रहे थे कि रास्ते में एक जंगल आ गया। अभी वो जंगल में गए ही थे कि उन्हें जंगल में एक पुराना टूटा हुआ सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। ये किसका घर है जी? देखने से तो ठीक ठाक ही लग रहा है। अरे ये घर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अमीर परिवार शांति में छुट्टियां मनाने को यहाँ आता होगा, लेकिन अब इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि ये किसी का होगा। अच्छा जी, तो क्या हम इसके अंदर नहीं रह सकते हैं? तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसके अंदर रहेंगे? ये जंगल में खड़ा हुआ घर है। अच्छा, वैसे हम जंगल में ज्यादा अंदर नहीं आए हैं और किसको पता है कि शहर जाकर हमें घर मिल ही जाएगा। यहाँ गांव में हमसे किराया देना मुश्किल था, शहर में तो और कितनी महंगाई है। दुनिया की नजरों में रुस्वा लोग हैं हम। बेटा, अकेली जगहों में ही रहना हमारे लिए अच्छा है। विवेक अपनी माँ की बात के आगे कुछ नहीं बोल पाया और वो उस लकड़ी के घर के पास ही चले गए, जहाँ उन्होंने देखा कि वो घर तो बड़ा था लेकिन उस घर की हालत बहुत खराब थी। बस एक कमरा था जो कि कम खराब था। ये कमरा सही लग रहा है बेटा, चल इसके अंदर ही चलते हैं। आराम से आना, अभी मैंने लकड़ी को हाथ लगाया तो वो बहुत जल रही है। आराम से आओ। अमरिंद की बात को सुनकर सभी आराम से आए। आरती बाहर से थोड़ी घास लेकर आई, जिसको बिछाकर पूरे परिवार ने उस पर आराम किया। वैसे देखा जाए तो ये घर इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास जंगल है तो यहाँ छाया भी है जहाँ मैं बैठकर खाना बना सकती हूँ। लेकिन माँ, जंगल में तो शेर रहता है ना, और हमारी गुलाबो तो गाय है, कहीं उसको शेर ना खा ले। अरे नहीं, गुलाबों को हम कहाँ रखेंगे? शेर घने जंगलों में रहते हैं, ऐसे नहीं कि किनारे किनारे शेर आ जाए। गुलाबों की चिंता नहीं करो, वो ठीक रहेगी। वैसे शाम हो चली है, चलो बहू जो खाना है उसको खाकर आराम करते हैं। ठीक है बाबा। आरती की बात को सुनकर समी ने खाना खाया, जिसके बाद वो सोने को लेट गए। कुछ देर तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन आधी रात को उनके घर में जंगली मच्छरों ने हमला कर दिया, जिसके बाद अरे नहीं, मच्छर तो बहुत ही ज्यादा काट रहे हैं। अरे भगवान जी, मार दिया रे बहू, ये कमरे की जो दीवारें टूट रही हैं, ये मच्छर यहाँ से आ रहे हैं। जानती हूँ माँ जी, अरे अभी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। सुबह को इसका कोई इलाज देख लूंगी, अभी के लिए तो कैसे भी रात गुजार लीजिए। माँ, मच्छर काट रहे हैं। मेरी बच्ची आ जा, मेरे साड़ी के पल्लू में आ जा, तुझे मच्छर नहीं काटेंगे।
आरती बेचारी खुद सारी रात मच्छरों से खुद को कटवाती रही, लेकिन अपनी बेटी के ऊपर उसने एक मच्छर नहीं बैठने दिया। किसी तरह सुबह हुई और सुबह होने के बाद परिवार वालों को कुछ सुकून सा मिला। सारी रात हम गरीबों को सताकर अब चले गए कमबख्त मच्छर। बहू, वैसे मैं तो आज की रात से बड़ी डर गई। मैं दोबारा ये सब कुछ नहीं झेल पाऊंगी। दोबारा तो ये सब देखना आसान है ही नहीं माँ जी। मैं आज ही इसका कोई हल निकालूंगी। आरती ऐसे बोलकर बाहर आई। बाहर उसने देखा कि उसकी गाय गुलाबो भी जागी हुई थी। गुलाबो, तू भी परेशान हो गई ना? रात को कीड़े ही इतने थे। अरे ये क्या, तेरी जगह तो बड़ी गंदी हो गई है, चल इसको साफ कर दूं। आरती ने गुलाबो के एक तरफ को बांधा, जिसके बाद उसने उसका गोबर साफ करना शुरू किया। अभी आरती गुलाबो का गोबर साफ ही कर रही थी कि तभी उसे कुछ समझ आया। अरे ये गोबर तो मेरे काम आ सकता है। घास के साथ मिलकर ये गोबर एकदम मुझे इस्तेमाल करने लायक लग रहा है। आरती के दिमाग में जो आया उसने वो किया और उसने उस गोबर को उठाकर एक बर्तन में डाल दिया। जिसके बाद उसने जंगल को ही घास को तोड़ा और गोबर में उसको मिलाकर उसने अपने घर की दीवारों की उन जगहों को लीपना शुरू किया जहां सुराख थे। बहू क्या कर रही है? माँ जी, उन सभी गड्ढों को भर रही हूँ जहाँ से कल मच्छरों ने घुसकर हमारे दिमाग को खराब किया था। अरे विवेक जी, कहीं जा रहे हैं क्या? जिस दिन से घर से निकला हूँ काम पर कहाँ गया हूँ आरती, अब सोच रहा हूँ आज चला जाऊं। ठीक है जी, ध्यान से जाना। हाँ, तुम भी ध्यान से ही रहना। विवेक काम के लिए निकल गया और आरती ने घर के सभी गड्ढों को भर दिया। कुछ ही देर के बाद भरे हुए गड्ढों का घास और गोबर सूख गया। और अरे ये बहू, दीवार पर तूने क्या लगाया है? यहाँ से तो दीवार ठंडी हो रही है और ये लकड़ी वाली साइड अभी भी गर्म है। क्या कहा बाबा? ये दीवार ठंडी हो रही है? हाँ, है तो वैसे ये ठंडी ही। थोड़ी नहीं, बहुत ठंडी है। सही कहा बाबा, मैंने ना इसको गोबर और घास मिलाकर लीप दिया था तो ये ठंडी लग रही है। अगर ऐसा है बहू तो तू इस पूरे घर को ही गोबर और घास से लीप देना। इससे ये जो धूप ले लेकर हमारा घर तपता रहता है ये चीज खत्म हो जाएगी और ठंडा ये हो जाएगा। सही बोल रहे हैं बाबा, इसके लिए मुझे गुलाबों का गोबर बचाना पड़ेगा। आरती को अमरेंद्र ने आइडिया दे दिया था जो कि खुद आरती को भी काफी ज्यादा सही लगा और उसने उस पर काम करना शुरू किया। कुछ ही देर के बाद विवेक घर को आ गया और मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा आ गए। बाबा, मैंने आपसे चीजी लाने को कहा था, आप ले आए? बेटा, अभी मुझसे बात नहीं करो। क्या हुआ बाबा, आप नहीं लाए? अरे चुप करना राधा। क्या हुआ, क्यों डांट रहे हैं? अरे तुम जाओ यहाँ से। आरती, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी है। क्या हुआ, काम वालों ने काम नहीं दिया क्या? जानती थी मैं कि ऐसा ही होगा। हमारे गांव के लोग बड़े ही पत्थर दिल हैं। उनके मन में किसी के लिए भी दया की भावना ही नहीं है, इसीलिए ही उन्होंने आपको कोई काम नहीं दिया। मैं क्या करूं आरती? तुम बता दो मुझे कि मैं क्या करूं। कैसे तुम्हारा पेट भरूंगा मैं? बोलो। सब हो जाएगा, और कला तो आपके अपने हाथ की है ना। आप बस घर के लिए कूलर बना दीजिए, बाकी काम का कैसे होगा ये हम देख लेंगे, और जरा भी चिंता नहीं कीजिए। हाँ, बेकार की टेंशन कभी नहीं लेना। चाहे कल के मरते हुए हम आज मर जाएं, लेकिन खुशी से दुनिया से जाएंगे। वैसे ही आज बहू ने घर को लीपा तो जरा एक उम्मीद की किरण नजर आई। अमरिंद की बात को सुनकर विवेक बस मुस्कुरा दिया। अपने परिवार को इतने दिनों के बाद खुश देखकर विवेक को भी काफी ज्यादा खुशी हुई। ऐसे ही पूरे परिवार के पास जो मौजूद था उन्होंने उसी में अपना गुजारा चलाया और विवेक ने अपने घर के लिए एक लकड़ी का कूलर बनाना शुरू किया। अच्छा है कि पुराने हमारी कूलर का सामान मैंने अपने पास बचा कर रख दिया था। अब कम से कम नई लकड़ी लेकर एक नया कूलर तो बना सकता हूँ। विवेक जी, चलिए खाना तैयार हो गया है तो अब आप खाना खा लीजिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब शाम को आपको जंगल से लकड़ी काटनी चाहिए। ठीक है, तुम चलो, मैं भी आ रहा हूँ। वैसे आज क्या बनाया है? घर से जो राशन लेकर निकले थे उसमें थोड़ी सी दाल थी तो मैंने दाल चावल ही बना दिए। अब आ जाइए, देर हो रही है। आरती ने विवेक को बुला लिया, जिसके बाद पूरे परिवार ने दिन ढलने के पहले ही खाना खा लिया। अब रात हो चली है, घर में बहू दीपक जला ले और कोई भी दरवाजा नहीं खोलना। हाँ ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। कल के दिन तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई सूजा हुआ गुब्बारा बनकर उठूंगा, लेकिन वो तो शुक्र है भगवान जी का कि मच्छरों का काटा हुआ इतना दिखाई नहीं दिया। आज दरवाजा नहीं खोलना। सभी ने बात को माना और अपने ही बचाव के लिए आरती ने शाम को ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। शाम के वक्त से ही कमरे में चिराग जलने लगा और आरती और उसका परिवार गर्मी से घुटने लगा। हमने कीड़ों की वजह से कमरा बंद तो कर लिया है, लेकिन इस गर्मी में ऐसे घर के अंदर घुसकर बैठना आसान नहीं है। मैं क्या करूं? सब कुछ तुम ही करोगी क्या? बस जो है वैसा है। अब या तो हम गर्मी से अपना बचाव देख लें या फिर कीड़ों से। तुम चिंता नहीं करो, मैं कल तक कूलर बना दूंगा। उसके बाद कैसे भी कमरे को बंद करके हम उसमें रह सकते हैं। अभी सब सो जाओ।
सभी अपने मन को समझाकर लेट गए, लेकिन उस बंद कमरे में बेहिसाब भपका और गर्मी हो गई थी, जिसकी वजह से रात भर किसी को नींद नहीं आई और सुबह को सभी ऐसे ही उठ गए। माँ जी, कल की दाल और चावल बचे हुए थे, मैं आपको दे दूं क्या नाश्ते के लिए? दे दे बहू, उन्हें खराब तो नहीं करना है। जी। आरती ने जैसे ही अपने नियमित खाने से खाने को बाहर निकाला तो उसके अंदर गर्मी की वजह से रखा हुआ सामान खराब हो गया और अब वो खाने के लायक नहीं था। माँ, कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये तो अच्छा नहीं है। सही कहा, ये तो खराब हो गई है। आरती इन मुश्किल दिनों में खाना खराब नहीं करना चाहती थी। ये क्या, ये तो भारी ही नुकसान हो गया। ना होती में तो अनाज का एक एक दाना कीमती होता है। अरे ये दीवार इतनी ठंडी कैसे है? अरे हाँ, ये तो मैंने गोबर और घास से लीपी थी। जहाँ सारी चीजें जल रही हैं, ये गोबर से लिपी हुई दीवार इतनी ठंडी है, तो अगर मैं इस गोबर और घास के मिश्रण से इस अलमारी को और अपने पूरे घर को लीप दूं तो शायद इस गर्मी से मरते मरते बच जाएंगे। आरती को अब समझ आ रहा था कि वो अपने परिवार को कैसे बचा सकती है। उसने सबसे पहले अपनी गाय गुलाबों का गोबर इकट्ठा किया, जिसके बाद कहाँ जा रही हो? विवेक जी, ये बात मेरे दिमाग में पहले से क्यों नहीं आई? मैं आपको बाद में सब बता दूंगी, अभी आप मुझे जाने दें। रुको, अरे रुको तो, सुनो तो सही। विवेक ने आरती को रोका, लेकिन वो बिना सुने गोबर इकट्ठा करने को चली गई। पास में ही गांव था, उसने अपनी पहचान छिपाकर काफी गोबर ले लिया, जिसके बाद वो अपने घर आने लगी। मुझे तो बहुत ही थकान हो गई, लेकिन कोई नहीं, परिवार के लिए मैं ऐसे करूंगी। आरती गोबर लेकर घर को आई और उसने उसमें घास मिला दी, जिसके बाद बहू क्या कर रही है? तू क्या कल बताई हुई मेरी बात पर अमल कर रही है? हाँ बाबा, गोबर और घास सच में ठंडी है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस ठीक है, मैं भी तेरी मदद करूंगा तेरे काम में। मुझे पता तो नहीं है कि तू क्या कर रही है, लेकिन मैं भी तेरे साथ हूँ बहू। शांति की बात को सुनकर आरती मुस्कुरा दी, जिसके बाद पूरे घर वालों ने मिलकर घास और गोबर के लेप से अपने पूरे घर को लीपना शुरू कर दिया। लीपते लीपते ही पूरा घर ठंडा महसूस होना शुरू हो गया था। माँ जी, हाथ भी बर्फ से लग रहे हैं। इस लेप से तो आप देखना, हमारा घर अब गर्म नहीं रहेगा बल्कि ठंडा हो जाएगा, जैसे घर में सभी रहना पसंद करते हैं। सही कहा। माँ जी, अगर आप कहें तो क्या मैं हमारे नियमित खाने को भी इसी से लीप दूं? इससे हमारा खाना भी खराब नहीं होगा। नेकी और पूछ पूछ। अपने घर में जो जो भी सामान था, घर वालों ने मिलकर सभी चीजों को लीप दिया। सामान के साथ साथ दीवारें, विवेक का बनाया हुआ मिट्टी का कूलर, खाना रखने का नियमित खाना, सभी चीजों को बहू ने अच्छे से लीप दिया और सूरज की गर्मी से उनका लिपा हुआ घर जल्दी से सूख भी गया। ऐसे ही जब रात हुई तो वो सभी जल्दी से कमरे को बंद करके बैठ गए, लेकिन आज गर्मी नहीं बल्कि कमरे में ठंडक हो रही थी। आज कितने दिनों के बाद बहू मुझे सुकून महसूस हुआ है, सच में, वरना मैं तो भूल गया था कि सुकून किस चीज का नाम है। लेकिन तेरी वजह से इस ठंडक में कितना अच्छा लग रहा है। तुम तो सच में बहुत ही समझदार हो आरती। तुमने जो ये गोबर और घास को मिलाकर लेप बनाकर कूलर पर भी लगाया, उससे कूलर की लकड़ी भी ठंडी हो गई और अब ये ठंडी हवा फेंक रहा है। कुदरत के पास हर बात का हल है, लेकिन बस हम इंसानों के ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही कहा। बड़े दिनों के बाद हम लोगों को ये सुकून नसीब हुआ है, इसको ऐसे जाया नहीं करो। सो जाओ जैसे राधा सो गई है। मेरी बच्ची कितने दिनों के बाद ये भी सुकून से सोई है। चलिए सभी सो जाते हैं। आरती की बात को सुनकर सभी सोने को लेट गए। अगली सुबह बड़े दिनों के बाद सभी अपनी पूरी नींद लेकर जागे। घर एकदम ठंडा था कूलर से और ठंडक हो गई थी। ऐसे ही उठने के बाद जब आरती ने नियमित खाने से खाने को निकाला तो वो भी ठीक था। क्या बात है, मेरी ट्रिक तो काम कर गई, इसमें खाना खराब नहीं हुआ। मेरी बहू, तू मेरी बहू बनी है तो मैं तो समझ धन्य हो गई हूँ। तूने क्या काम किया है। अभी तो और भी काम करना है माँ जी। मैं क्या सोच रही थी कि घर के जो बाकी कमरे हैं उन्हें भी इसी तरह से लीप कर सही कर दूं तो हमारा घर काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम सभी भी मदद कर देंगे। और मेरे दिमाग में भी कुछ आ रहा है। माँ, कैसा रहेगा अगर मैं कूलर बनाकर और उन्हें इसी तरह से गोबर और घास से लीप कर बाजार में बेचूं तो? हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लोहे या प्लास्टिक का ही कूलर ले, और गर्मी तो सभी के लिए ही हो रही है ना। एकदम सही कहा जी, मैं भी यही सोच रही थी कि आखिर हम ऐसा कुछ भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं अपने दोस्त की ही दुकान पर जाकर सामान लेकर आता हूँ जिससे कि मैं कूलर बना सकूं। देखना तुम, हमारा काम खूब चलेगा। विवेक उसी वक्त कूलर बनाने का सामान लेने को चला गया। इतनी देर में विवेक आया। इतने में आरती ने गोबर इकट्ठा करके अपने घर के बाकी कमरों को अपने सास ससुर की मदद से लीपना शुरू कर दिया था। अब ये कमरे भी काम में आ जाएंगे। नहीं तो जब हम यहाँ आए थे तो मुझे नहीं लग रहा था कि हम इनमें से एक भी कमरे को अपने काम में लेंगे। सच में बेटा, सोने की कीमत सुनार ही जानता है। तुझे क्या पता इस वक्त हमारे लिए ये गोबर और घास किसी सोने से कम नहीं है। इससे हमारी कितनी दिक्कतें खत्म हो रही हैं। सही कहा माँ जी आपने, हमें भगवान जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
पूरा परिवार जो उन्हें मिल रहा था उसी में काफी ज्यादा शुक्रगुजार था। इतनी देर में विवेक आया। आरती ने अपने घर के सभी कमरे गोबर और घास से लीप दिए। अब उसके घर में 3 कमरे, एक बड़ा हॉल और एक रसोई बन गई थी। विवेक ये देखकर हैरान हो गया। तुमने इतनी जल्दी ये सब कैसे कर दिया आरती? सांचा तो खड़ा ही हुआ था, बस प्यार की ताकत के सहारे सभी चीजों को रोक दिया। वैसे ये छोड़िए, आपको कूलर बनाने का सामान मिल गया है क्या? हाँ मिल गया है। मैं पहले 2 कूलर बनाऊंगा और अगर वो बिक गई तभी तीसरा भी बनाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसी में समझदारी है। आप बनाइए, मैं भी आपकी मदद कराऊंगी। आरती भी विवेक के साथ ही बनाने में लग गई। बस फिर क्या था, विवेक कूलर के पुर्जे जोड़ रहा था और आरती उस पर गोबर और घास का लेप चढ़ा रही थी। दोनों पति पत्नी ऐसे ही काम में लगे हुए थे। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए और आज के दिन विवेक के 2 कूलर बनकर तैयार थे। उनकी बॉडी लकड़ी से बनाने के बाद गोबर और घास से लीपी हुई थी। माँ, बाबा, मैं ये बेचने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, ध्यान से जाना। और बाबा मेरे लिए चीज ही लेकर आना। ठीक है बेटा, अगर ये कूलर बिका तो मैं तेरे लिए चीज़ी जरूर लेकर आऊंगा, हैं? वादा है। चलो अब मैं चलता हूँ। विवेक ऐसे बोलकर घर से निकल गया और बाजार के एक छोटे से हिस्से में वो अपने सस्ते सस्ते छोटे कूलर रखकर बैठ गया। कुछ देर के बाद एक औरत आई और कूलर बेच रहे हो? कैसे हैं? आइए, एक कूलर के दाम है बस 2000 रुपए। यह हाथ से बनाया हुआ कूलर है और गोबर और घास से लिपा हुआ भी है। ये लोहे और प्लास्टिक के कूलर से 2 गुना ज्यादा ठंडक करता है। ले जाइए। 2000 तो ज्यादा है, मैं इतने का कूलर नहीं खरीद सकती हूँ। रुकिए तो सही, जरा सुनिए। विवेक ने उस औरत को काफी रोकना चाहा लेकिन वो नहीं रुकी। ऐसी कुछ और भी ग्राहक आए जो कि आते ही चले गए और शाम तक विवेक का एक भी कूलर नहीं बिक पाया। मैं आ गया। ये बाबा आ गए। अरे चीजी नहीं लाई? कोई बात नहीं बाबा, मैं जानती हूँ कि आपका कूलर नहीं बिका होगा, नहीं तो आप मेरी चीजी जरूर लाते। राधा का विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवार के पास अब ठंडा घर तो था लेकिन उस घर में रहने को और जीने को विवेक के पास कोई काम नहीं था, जिससे कि वो परेशान था। जिसके जमा किए हुए पैसे खत्म होने वाले थे लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था। ऐसे कुछ दिन और बीते और इन बीते दिनों में कुछ नहीं बदला था। सब वैसे ही चल रहा था कि आज के दिन। अरे राम, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। हाँ, इसका मतलब? अरे पूर्वी, तू तो घर से भाग गई थी ना। सुषमा जी, यहाँ से मेरा परिवार कहाँ गया? वो मुझे सही से तो नहीं पता, लेकिन बदनामी हो जाने पर उन्होंने गांव ही छोड़ दिया। शायद वो जंगल में रहने गए थे। राम, सुना आपने? मुझे जंगल लेकर चलिए। पूर्वी ने एक बड़े से घर में शादी कर ली थी। वो अपने बड़ी गाड़ी में बैठी और जैसी जंगल में गई तो उसे अपना परिवार दिखा। उसका भाई लकड़ी के कूलर बना रहा था और घर वाले वहीं थे। उनकी आदत कमजोरी लग रही थी। माँ, भाभी, पूर्वी आरती से जाकर लिपट गई, जिसके बाद उसने अपने घर वालों से माफी मांग ली। सभी ने उसे माफ भी कर दिया। मेरी वजह से आपने क्या कुछ नहीं झेला, लेकिन अब मैं आपको ये सब और नहीं झेलने दूंगी। अब मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटा, बिटिया ससुराल से मायके वालों की मदद नहीं करती है। मैं जानता था कि आप कभी नहीं मानेंगी, इसलिए मैं विवेक भैया, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आप क्या मेरे ऑर्डर्स पर ये कूलर बनाएंगे? ये काम है, कोई मदद नहीं है। राम के काम को विवेक ने हाँ कर दी। बस फिर क्या था, विवेक कूलर बनाता और राम उन्हें खरीद कर गरीबों को दे देता। इससे विवेक का काम भी चल निकला और गरीबों की भी मदद हो गई, जिसकी वजह से विवेक शहर में बस गया और अब सभी कुछ ठीक